मधुमिता एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। मंचों पर अपनी कविताओं से उसने जो नाम कमाया था, उसके बूते वह जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। इस बीच साल 2000-2001 के बीच मंच पर ही उसकी मुलाकात हुई तत्कालीन बीएसपी सरकार में प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। अमरमणि एक रोज अपनी मां से मिलवाने मधुमिता को अपने घर ले गया। मधुमिता का घर आना जाना बढ़ा तो परिवार के बाकी लोगों से नजदीकियां भी। कुछ समय के बाद तो ऐसा हो गया कि उसके कवि सम्मेलनों को सुनने अमरमणि की पत्नी मधुमणि और उनके बच्चे भी जाने लगे। मधुमिता और अमरमणि में कितनी नजदीकियां थीं, ये तब मालूम हुआ जब मधुमिता की हत्या हो जाने के बाद सीबीआई सबूत जुटाते जुटाते होटलों के बिल्स तक पहुंची। इनमें हवाई जहाज के टिकटों से लेकर देश विदेश की यात्राओं की डिटेल्स थी। महंगे गिफ्ट्स के बिल, डायरी और खत भी मिले। ये सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक मधुमिता की किसी प्रभावशाली से करीबियत थी और दूसरा कि वह गर्भवती है। डायरी के इन्हीं पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी को मंत्री जी कहकर संबोधित किया है। उसने लिखा है, आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर लिखकर भेज रही हूँ। पसंद आए तो हमें याद कीजिएगा, याद आए तो हमें फोन कीजिएगा। लखनऊ के पेपरमिल कॉलोनी में फ्लैट में हुई हत्या की वारदात के वक्त तो मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी ही, लेकिन ये पहला वाकया नहीं था। इसके पहले भी मधुमिता 2 बार गर्भवती हो चुकी थी। अमरमणि ने पेपरमिल कॉलोनी में 2 कमरों का फ्लैट मधुमिता के लिए खरीद दिया था। वह अपनी बहन के साथ वहीं रह रही थी। सीबीआई को मिली डायरी के एक पन्ने पर मधुमिता ने लिखा भी है, मैं आपके साथ एक वेश्या की तरह रात को रुकती हूँ, लेकिन मुझे सुबह होते ही निकाल दिया जाता है। इतने पर भी मैं आपसे मिलकर खुश होती हूँ। तीसरी बार अबॉर्शन को तैयार नहीं हुई तो। अमरमणि और मधुमिता के बीच चल रहे इस चक्कर की भनक पहले राजनीतिक गलियारों और फिर अमरमणि की पत्नी मधुमणि को लगी। उसने रेकी शुरू की। साल 2001 की सर्दियों की एक रात उसे पता लगा कि अमरमणि मधुमिता के घर पर है। मधुमणि तुरंत वहां पहुंची और मधुमिता को खूब गालियां देने लगी। तब अमरमणि घर में नहीं मिला क्योंकि वह छिप गया था। किसी तरह मधुमणि वहां से लौट गई, मगर अब वह किसी भी कीमत पर मधुमिता से छुटकारा चाहती थी। मधुमणि ने अपने एक रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी को हत्या के लिए तैयार किया। अब तक अमरमणि और मधुमिता के रिश्तों में भी कुछ तल्खी शुरू हो चुकी थी। वजह थी मधुमिता का अबॉर्शन करवाने से इनकार। अमरमणि बार बार मधुमिता को शादी का झांसा दे रहा था। पहले भी वह 2 बार अपना अबॉर्शन करवा चुकी थी, इसलिए तीसरी बार जब यह नौबत आई तो मधुमिता अबॉर्शन के लिए तैयार न हुई। वह 7 माह की गर्भवती हो चुकी थी। यही वजह थी कि जब अमरमणि को यह मालूम चला कि मधुमणि मधुमिता की हत्या करवाना चाहती है तो वह भी तैयार हो गया। आखिरकार 9 मई 2003 को मधुमिता की हत्या 2 शूटरों ने की। सरकार बीएसपी की थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। अमरमणि इस कवायद में जुटा रहा कि उसका नाम इस मामले में न आए। पोस्टमार्टम के वक्त पूरी कोशिश की गई कि भ्रूण के नमूने न लिए जाए ताकि डीएनए जांच न हो सके। हालांकि तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल ने आधे रास्ते से ही डेड बॉडी वापस मंगवाए और भ्रूण के नमूने लिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हत्या में नाम सामने आने के बाद ही अमरमणि को मंत्रिमंडल से निकाल ही दिया था। पीड़ित परिवार के आग्रह पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस बीच जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो ये साफ हो चुका था कि मधुमिता के गर्भ में जो बच्चा था वह अमरमणि का ही था। अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और दोनों शूटरों को बाद में इस मामले में आजीवन कारावास की सजा साल 2007 में मिली। मधुमिता के लिए न्याय की लड़ाई उनकी बहन निधि ने लड़ी। अमरमणि ने सीबीआई को गुमराह करने की भरसक कोशिश की। उसने ये तक झूठ फैला दिया कि आईआईटी कानपुर के छात्र अनुज मिश्र के साथ मधुमिता का विवाह बीते नवंबर 2002 में हो चुका था। इसके लिए उसने कुछ गवाह भी जुटा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें मीडिया के सामने एक पंडित ने बताया कि उसने ही शादी करवाई थी। वहीं अनुज के ही रूममेट रहे छात्र को ये गवाही देने के लिए धमकाया गया कि वह कहे कि अनुज की शादी मधुमिता से हुई तो वह वहां मौजूद था। हालांकि वह नहीं